हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है भूख। घर में घुसते ही नथुनों में घुस आई घी की महक और भुने राजगिरी की खुशबू से कला की आंतें कुलबुला गईं। घर से भूखे पेट आज वह काम पर निकली थी। कल शाम बंगले से मिले बचे खुचे भोजन को वह सुबह बच्चों को नाश्ता के रूप में दे आई थी। उसी से रात को भोजन कर वह सुबह बच्चों के लिए रख पाई। अपना हिस्सा रख पाना उसके लिए संभव नहीं था। पति के आकस्मिक निधन से ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी कि छोटी बहन लाजो के प्रयास से सिर छुपाने के लिए नाले के समीप बनी झुग्गियों में एक किराए पर घर ले पाई थी। पास के रिहायशी कॉलोनी में लाजो के संपर्क और अनुनय विनय पर उसे 5 बंगलों में झाड़ू पोछे और बर्तन मांजने का काम मिल गया था। लाजो ने यथासंभव उसकी सहायता की थी। कला आज बर्तन नहीं है। साफ सफाई के बाद ये लिस्ट लेकर किनारे का सामान लिया। साहब से बात कर ली है। लिस्ट के अनुसार उपवास का अच्छा सामान लेना। मेम साहब की बातों से घी की लहराती महक रास्ता भुलाकर उसके नथुने से दूर हो गई। नवरात्रि आरंभ हो गई थी। रोज अच्छे से झाड़ू पोछा करना घर में सभी का उपवास है। मिक्की और टीना तो शाम को एक समय फलाहार भी लेंगे। मेरा और साहब का फल दूध से काम चल जाएगा। मेम साहब ने सामान के लिए थैला बरामदे में रखते हुए कहा। घर की साफ सफाई के बाद थैला लेकर वह किराने की दुकान की ओर चल पड़ी। आज वैसे भी वर्मा साहब और गुप्ता साहब के यहाँ छुट्टी थी। वे दोनों परिवार एक सप्ताह के लिए वैष्णो देवी के दर्शन हेतु गए हुए थे। किराने की दुकान पर सेठ को लिस्ट देकर पॉलीथीन में भरे मखाने, छुहारे, राजगिरी, सूखे मेवे और ना जाने क्या क्या, जिसके बारे में उसने ना कभी सुना था और ना ही देखा था, वह देखने लगी। उपवास में ऐसा भोजन, इसका मतलब आज भी बचा खुचा खाना बंगले से नहीं मिलने वाला। आज 2 बंगले बंद मिलेंगे और तीसरा बंगले में व्रत उपवास के कारण कुछ भी मिलने से रहा। पल्लू से माथे पर पसीने की बूंदों को पोंछते समय सालू की गांठों में बंधे पैसे की ओर ध्यान गया। खोलकर देखा, 1 10 का नोट, 5 और 2 रुपए के एक सिक्के थे। 17 रुपये से महीने का आखिरी सप्ताह गुजारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उस पर बंगलों से एडवांस तनख्वाह मांगना यानी हाथ से काम गंवाना था। कला चाय पी ले, वर्मा मेम साहब ने चाय दी। सुबह से चौथी चाय थी। खाली पेट चाय से भर भर कर मानसिक संतुष्टि तो संतोष मिल रहा था, परंतु शारीरिक रूप से पेट की आग का दमन कर पाने में वह असमर्थ थी। शाम को मत आना, बर्तन नहीं होंगे। चाय का भगोना और कप मैं धो लूँगी। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। इस बंगले में तो शाम की गुंजाइश ही ना रही। सीढ़ियों पर लाजो मिल गई। जीजी तीसरी गली के बंगला नंबर 5 के मल्होत्रा साहब नहीं रहे, इसलिए दुबे मैडम के घर का काम जल्दी निपटाना पड़ा। वे लोग वहाँ बैठने जा रहे हैं। बच्चे कैसे हैं? लाजो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। छोटी बहन के इस सहारे पर ही तो वह जी रही है। चाहकर भी वह भोजन या खाने की चर्चा लाजो से ना कर पाई। जीजी मल्होत्रा साहब के यहाँ काम वाली 4 दिन से छुट्टी पर है। तू तो जानती है, तेरी बगल वाली झुग्गी के सत्तों को परसों चोरी के झूठे केस में पुलिस उसके पति को पकड़ कर ले गई। वह बेचारी थाने कचहरी के चक्कर में उलझी होगी। तुझसे क्या बन पड़ेगा? आज मल्होत्रा साहब के यहाँ जाकर काम कर दोगी। लाजो भी बंगाली साहब का काम बाकी है। उनका काम निपटाकर घर पहुंचना है। बच्चे भूखे होंगे। देख, सूरज भी चढ़ाया है। देखती हूँ, यदि बंगाली साहब के घर का काम जल्दी हो जाएगा तो पहुंच जाऊंगे। कहते हुए दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर हो लिए। बंगाली साहब के घर में घुसते ही तली मछली की महक से कला के पेट में उमड़ते घुमड़ते हुए भूख के बादल बिना बरसे ही गायब हो गए। क्या नवरात्रि, क्या तीज, क्या त्यौहार, बंगाली साहब के यहाँ हर दिन मछली के बिना भोजन अधूरा लगता है। मेम साहब की टूटी फूटी बांग्ला मिश्रित हिंदी में कला समझ गई थी कि इस मांसाहारी परिवार में उसे यह समझौता तो करना ही पड़ेगा। कोला, तुम जल्दी काम निपटा लो, मल्होत्रा साहब मर गया, उनके यहाँ जाना है। कला तो समझ गई, पर उसे हंसी आ गई। इस घर से ना तो वह कभी कुछ लेती थी और ना ही मेम साहब ने कभी कुछ दिया। कला का शुद्ध शाकाहारी होना उसे इस परिवार से कुछ भी लेने से मन रोकता था। 1 बज चुके थे। ताला बंद करके वह दोनों एक साथ घर से बाहर निकले। घर में भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे।
बच्चों को झुग्गी से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर वह रोज निकलती है। आज तो सत्तू की बेटी भी उसके यहाँ आकर बैठी हुई। दीपा की हमउम्र सत्तू की बेटी ने भी कुछ न खाया होगा सुबह से। उसे अन्याय सी लाचारी और बेबसी में डूबे सत्तू थानेदार के सक्षम नजर आने लगी। पति के लिए कितनी गिड़गिड़ा रही होगी। इस ओहो पोह में वह कब मल्होत्रा साहब के घर के सामने बंगाली मेम साहब के साथ आ खड़ी हुई उसे पता भी नहीं चला। बोला, तुम चलेगा अंदर? बंगाली मेम साहब ने इशारे मुझसे पूछा। पल्लू में बंधे 17 रुपये को मुट्ठी में बेचकर कला अंदर चल दी। आज यहाँ काम करेगी तो 5-6 घर उसके हो जाएंगे। आमदनी बढ़ेगी तो बच्चों की पढ़ाई, रहन सहन, भोजन, पहनने ओढ़ने में खर्च कर सकेगी और कुछ बचत भी कर पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे और आज 3 बजे तक घर पहुँच जाएगी। यहाँ काम के बाद ब्रेड पकौड़े और अचार के पाउच लेकर घर पहुँचेगी। मल्होत्रा साहब के घर रोना धोना मचा था। अर्थी तैयार की जा रही थी। चारों ओर सफ़ेद कपड़े में लोग नजर आ रहे थे। गर्मी के मारे सभी हलाकान थे। गली के मोड़ पर मुक्ति वाहन खड़ा था। एक नौजवान लड़के को सभी लोग सांत्वना और दिलासा दे रहे थे। वह शायद मल्होत्रा साहब का लड़का था। कला की निगाहें बहसीन मेम साहब को ढूंढ रही थी। वे मल्होत्रा साहब के रिश्तेदारों में से थी और लाजो उन्हीं के घर कपड़े धोने का काम करती थी। बड़े लोगों की यदि बारातें सड़क रोकती है तो उनकी शव यात्रा में उपस्थित लोग उनके बड़प्पन की याद दिलाते हैं। सैकड़ों लोग मल्होत्रा साहब की शव यात्रा में शामिल थे। कला को अब खींच हो रही थी। अर्थी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक एक सगे संबंधी, रिश्तेदार और समाज के लोग मृतदेह को माला पहना रहे थे। उसे अपनी सोच पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। जिनका सगा दुनिया छोड़कर गया है उन्हें तो अंतिम दर्शन जी भर कर करना ही चाहिए। उसकी भूख और दोपहर के भूखे उसके बच्चों से यहाँ किसे क्या लेना देना। दोपहर 2 बजे तक अर्थी उठी। मल्होत्रा मेम साहब के दारुण कदरन से उसकी भी आंखें भर आई। स्वयं के साथ घटित घटनाक्रम चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गया। स्वयं का विलाप और बच्चों का हिचकिया लेकर रोना याद कर उसका गला रूंध गया। भीषण मेम साहब से मुलाकात कर लाजो का जिक्र करने पर ही वह समझ गई। काम से तो कला ने कभी जी नहीं चुराया था। रसोई में बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा, आने जाने वालों के लिए चाय, ठंडे पानी की व्यवस्था से लेकर छत पर पड़े सूखे कपड़ों को लाकर तह करने तक वह निःशब्द सबको चुपचाप करती रही। उसे कभी कभी अपने द्वारा किए गए शारीरिक श्रम पर आश्चर्य भी होता था। सुबह से भूखे पेट वह इतना काम किस जोश और जुनून में करती गई। मल्होत्रा मेम साहब की बहन, जिन्हें सब बुआ जी संबोधित कर रहे थे, के कहे अनुसार वह चुपचाप एक एक काम निपटाती गई। 3:30 बज चुके थे। बुआ जी, मैं घर जाऊं क्या? 5 बजे तक फिर आ जाऊंगी। बच्चे घर में अकेले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कला बुआ जी से पूछ बैठी। रोते रोते लाल हो चुकी आंखों से पलके झपकाकर बुआ जी ने हामी भरी तो उसकी जान में जान आई। बंगले से निकलकर घर जाकर उसे नहाना होगा। पिछवाड़े की टीन की पत्रों को जोड़कर नहाने की जगह बनाई थी। बाई, मल्होत्रा साहब के बंगले से आवाज़ आई। किसी ने उसे चिल्लाकर पुकारा। मुड़कर देखा तो 20-22 वर्ष की लड़की उसे हाथ के इशारे से बुला रही थी। अब उसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। फिर भी लड़की के आग्रह से वह वापस गई। बाई, अंदर बुआ जी बुला रही है, लड़की ने कहा। रसोई में बुआ जी फ्रिज से खाना निकाल रही थी। कला, घर से मिट्टी उठी है, सूतक लगा है। आज दोपहर का भोजन तो पक चुका था, खाएगा तो कोई नहीं, इन्हें तू ले जा, बुआ जी ने कहा। डाइनिंग टेबल पर पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, पनीर का रसा, गरम डिब्बे में रखी रोटियां, भात, न जाने क्या क्या था। सब गड़मड़ होने लगा। कला का सिर चकरा गया। बंगले से बचा खुचा ले जाना अभी तक उसकी नियति थी, तो क्या सूतक लगे घर का खाना ले जाना परिस्थितियों के सक्षम समझौता नहीं? दीवार घड़ी के 4 घंटे बजते ही उसकी तंद्रा भंग हुई। कसमकस की दहलीलों और तर्कों पर स्वयं उसकी और बच्चों की भूख हावी हो चुकी थी। बड़े पॉलीथीन बैग में रखे छोटे छोटे पैकेट में खाना लिए वह लंबे लंबे डाक भरते हुए घर की ओर लौट रही थी।